ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है खाड़ी सहयोग परिषद देशों के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल कुमार त्रिगुणायत। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रणनीतिक वार्ता के लिए पहली भारत जीसीसी संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए सऊदी अरब के रियाद की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। ये भारत और खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के बीच विदेश मंत्रियों के स्तर पर पहली बैठक थी और इसमें सभी जीसीसी देशों के विदेश मंत्रियों और जीसीसी के महासचिव महामहिम जसीम मोहम्मद अब्दुलेवी ने भाग लिया। चर्चा करने के लिए हमारे साथ अम्बेसडर त्रिगुणायत मौजूद हैं। अम्बेसडर त्रिगुणायत, आपका शो में स्वागत है। धन्यवाद। अम्बेसडर त्रिगुणायत, क्या आप सबसे पहले हमें जीसीसी के इतिहास और भारत के साथ इसके संबंधों के बारे में जानकारी दे सकते हैं? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जिसको बोलते हैं, उसके 6 मेंबर्स, और वो 6 मेंबर हैं सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतार है, बहरीन है, ओमान है और कुवैत। और ये सारे ही ऑयल रिच कंट्रीज हैं और बड़ी पावर्स हैं। और 82 में हालांकि इसका गठन हुआ था, लेकिन तब से अब तक जीसीसी में और उनकी बड़ी मैकेनिज्म्स हैं जैसे किसी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं। और इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंट्रीज पिछले 2 दशकों में मैं कहूंगा कि काफी स्ट्रांग हो गए। एक तरफ अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी 2-3 कंट्री उसमें जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई मिडिल पावर्स के रूप में बिहेव करते हैं और बड़ी तादाद में उनके पास में मिलिट्री इक्विपमेंट्स में है, तो दे आर रीजनल पावर्स। तो पहले आपको याद होगा कि पुराने जमाने में वेस्ट एशिया में जो बड़ी पावर्स हुआ करती थी वो थी इजिप्ट, सीरिया, इराक, ये बड़ी पावर मानी जाती थी। बट आज के डेट में जो रियल पावर, स्ट्रांग पावर्स मानी जाती हैं, छोटे छोटे कंट्रीज हैं लेकिन उनकी वेल्थ इतनी है, उनके पास एनर्जी सोर्सेज इतने हैं, क्रूड ऑयल और गैस के बारे में, और उनकी जो कैपेसिटीज हैं ऑपरेट करने की, वो भी हमने देखा है, वो काफी स्ट्रांग है। तो इसलिए एक जीसीसी एक एंटिटी है जहां उन्होंने अपने किसी भी इकोनॉमिक यूनियन की तरह जैसे ईयू है, उन्होंने अपने जो भी इंटरनल मूवमेंट्स हैं, इंटरनल ट्रेड है, उस सबको कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। दूसरी तरह ये अपने आप को एक पॉलिटिकल टूल के रूप में भी देखते हैं कि ग्रुपिंग के साथ, ताकि इनको जो है बाहर के देशों के साथ में और ग्रुप के साथ में नेगोशिएट करने में आसानी हो। अभी जीसीसी ने जैसे एक इकोनॉमिक EFTA एक एसोसिएशन जो है, उस यूरोपियन इंकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन उसके साथ में किया है, जिसमें हमने भी अभी साइन किया उन लोगों के साथ एक एग्रीमेंट, आपको पता होगा रिसेंटली। उसी तरह से साउथ कोरिया के साथ में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। भारत और चीन भी उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी चीज यह है कि अगर आप देखें तो यूएई हमारा तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना और अमेरिका के बाद, और सऊदी अरेबिया चौथा बड़ा पार्टनर है। लार्ज हमारे जो रफली करीब समझ लीजिए 9 मिलियन लोग जो वहां पर रहते हैं इस रीजन के अंदर में, उनकी जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस है उसमें बड़े भागीदारी है, और वो लगभग 50 से 60 बिलियन डॉलर को रिमिट करते हैं हर साल। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कितनी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जैसे हमारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं उनके साथ बातचीत भी हो रही है, लेकिन अभी जो ये डॉक्टर जयशंकर की जो विजिट है ये बड़ी यूनिक है। और ये यूनिक इस तरह है कि पहली बार वहां के जो विदेश मंत्री हैं सारे कंट्रीज के, और वो डॉक्टर जयशंकर रियाद में मिले जहां पर इसका हेडक्वार्टर, और वहां पर उन्होंने काफी कुछ डिस्कशन सारे रीजनल इश्यूज के ऊपर, बायलैटरल इश्यूज के ऊपर में और ग्लोबल इश्यूज के ऊपर किए, क्लाइमेट चेंज वगैरह, टेररिज्म है, ये सारी चीज। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 2024 से 28 तक के बीच में एक बड़ा रोड मैप तैयार किया गया है कि किस तरह आगे हम कोऑपरेशन करेंगे, किस तरह आगे बढ़ेगी बातें। उसमें डॉक्टर जयशंकर ने 10 पॉइंट रोड मैप प्लान भी दिया है, जो सबको बड़ा अप्रिशिएट भी सबने किया है उसको। और आप ये देखिए कि इन सब देशों के साथ हमारे रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हैं। यूएई एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ 6 बार तो प्रधानमंत्री जा चुके हैं वहां पे, और वहां के जो प्रेसिडेंट और उससे पहले वो क्राउन प्रिंस थे वो यहाँ कई बार आ चुके। जब डॉक्टर जयशंकर वहां पर थे रियाद में, उस वक्त क्राउन प्रिंस अबू धाबी के यहाँ पर थे बड़े बिजनेस डेलीगेशन को लेकर के। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि भारत के लिए और जीसीसी के लिए भारत कितना महत्व रखता है। अम्बेसडर त्रिगुणायत, आपने काफी सारे बिंदुओं की बात की है। मैं एक एक करके उन सारे बिंदुओं को हमारी वार्ता में शामिल करूंगी, पर सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो पहली रणनीतिक वार्ता भारत और जीसीसी के संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक जो हुई है, क्या आप उसको भारत का पश्चिम एशिया की तरफ एक आउटरीच मानते हैं? और अगर
ऐसा है तो ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरा जो मिडिल ईस्ट है और या वेस्ट एशिया और खासतौर से ये गल्फ खाड़ी के देश हैं, 6 जीसीसी कंट्रीज हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं समझता हूँ हमारी रिलेशनशिप एक तरह से 3 E's पे डिपेंड करती है। ईज इकोनॉमी, ईज एनर्जी सिक्योरिटी एंड ईज एक्सपेट्रिएट्स। तो जैसा मैंने कहा, लगभग 9 मिलियन भारतीय वहां पर रहते हैं और उनको मदद करते हैं उन कंट्रीज के डेवलपमेंट में। उनके इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के लिए भारत में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। भारत की हजारों कंपनियां वहां काम करती हैं। तो आप देखिए, 2-2.5 घंटे की दूरी पर सारे देश हैं आपसे। तो आप और हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप है, आज से नहीं है। दिलमुन सिविलाइजेशन जब होता था यहाँ पर और हमारा मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन से, तब से इनका इंटरेक्शन है। हजारों साल से ये हमें ट्रेड रूट मिलता था यहाँ से सिल्क रोड के साथ, जो यूरोप और उधर सब जाती थी इंडियन चीजें अरबिक ट्रेडर्स के थ्रू। हमारी जो भारत की जो ज्ञान था, नॉलेज थी, वो सारी इनके थ्रू गई है। तो ये हमारे लिए अनजान नहीं है। कंट्रीज हैं जो बहुत क्लोज है हमारे, लेकिन हमने कुछ साल तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखी। बट पिछले 10 साल में मोदी जी के टाइम पे हमने ये देखा है कि उनकी खुद की विजिट्स के दौरान, देखिए आप, वो दुनिया के ऐसे नेता हैं जिसको सारे देशों ने गल्फ के अपना हाईएस्ट ऑनर दिया है जहां जहां वो गए। तो ये एक बड़ी बात है, ये पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा, हमारी सबके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई। इसीलिए जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग जब होता है तो उसके अंदर डिफेंस आता है, सिक्योरिटी आती है, स्पेस आता है, साइबर का आता है, आपका न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में होता है और अदर ग्लोबल इश्यूज के बारे में। आपके डिफेंस कॉपरेशन और ज्यादा बढ़े, सिक्योरिटी कॉपरेशन बढ़े, इंटेलिजेंस कॉपरेशन बढ़े। तो ये सारी चीजें हम इन देशों के साथ बढ़ती हुई देख रहे हैं। और ये एक, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की का अगर कोई बहुत सक्सेसफुल आयाम है तो हमारी वेस्ट एशिया की जो नीति है वो। एम्बेसडर त्रिगुणायत, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जीसीसी कितना महत्वपूर्ण है? भारत 85% अपनी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है। उसमें लार्जेस्ट जो है वो इन कंट्रीज से आता है। महीनों में जो है, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है उसके बाद भारत ने ज्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, अपना क्रूड ऑयल रशिया से। लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा हमारी इंपॉर्टेंस जो इन मुल्कों की बहुत ज्यादा है। चौथे, पांचवें कुवैत हुआ, कतार हुआ। कतार के साथ अभी हमने $28 बिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें गैस सप्लाई होगी 25 साल तक। अभी जो अबू धाबी के कॉन्फ्रेंस आए थे उस वक्त यूएई के साथ हमने साइन किया है लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई। तो देखिए, एनर्जी की तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन के लिए तो हमने न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर में एक एग्रीमेंट साइन किया है इनके साथ में। और जो भारत जो है हाइड्रोजन मिशन जो हमारा है उसमें भी इनके साथ बातचीत चल रही है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने हैं भारत के अंदर में, जैसा नॉर्मल होता है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। तो वो भी, उसमें भी ये कंट्रीज काफी भारत की मदद कर रहे हैं, खासतौर से यूएई। और इस बार जब उनके क्राउन प्रिंस आए थे तो भी काफी ये साइन हुआ है। उनके बिजनेस डेलीगेशन से आप इंतहा आते हैं। तो एक तरह से एक ज्वलंत रिलेशनशिप है जो एक नया आयाम मोड़ ले गई है उसमें। तो मैं समझता हूं कि ये हमारा एनर्जी सिक्योरिटी तो है ही है, लेकिन फूड सिक्योरिटी के लिए देखिए, सारी हमारी जो फर्टिलाइजर आता है वो इन्हीं मुल्कों के साथ आता है। हम सऊदी अरेबिया हुआ, इजिप्ट हुआ, जॉर्डन हुआ, ओमान हुआ, ये सारे मुल्कों का, ट्यूनीशिया, तो इन सारे मुल्कों से हम अपनी फर्टिलाइजर करते हैं जिससे हमारी एग्रीकल्चर बढ़ती है, हमारी फूड सिक्योरिटी बढ़ती है। दूसरे, इनके साथ हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिसमें उनकी फूड सिक्योरिटी बड़ी आवश्यकता है उनको। तो इसीलिए वो भारत के साथ में फूड कॉरिडोर्स बना रहे हैं और थर्ड कंट्रीज लाइक अफ्रीका वगैरह में ज्वाइंट प्रोडक्शन और ज्वाइंट वेंचर्स की बातचीत हो रही है। तो एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये सारी चीज कंबाइंड हो जाए। एम्बेसडर त्रिगुणायत, जैसे आपने अभी हमें विस्तार से बताया, उसी में मैं तो जोड़ना चाहूंगी कि वित्त वर्ष 2023 और 24 के दौरान भारत और जीसीसी के द्विपक्षीय व्यापार $161 बिलियन के आसपास रहा था। बैठक में स्वास्थ्य, व्यापार, सुरक्षा, कृषि और खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ऊर्जा, संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संयुक्त गतिविधियों को शुरू करने की बात भी की गई है। इसको आप इस समय कैसे देखते हैं, क्योंकि हमारा जब ट्रेड ऑलरेडी जीसीसी के साथ इतना मजबूती से आगे बढ़ रहा है, तो इन मुद्दों को आगे लाने के पीछे क्या मंशा रही होगी? क्योंकि ये जो जॉइंट एक्शन प्लान जिसकी बात आपने कार्यक्रम की शुरुआत में की थी, वो 2024 से 2028 तक अपनाया जाएगा और उसमें अभी जो क्षेत्र मैंने जिनका नाम लिया उसके अलावा भी आगे और क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। तो सहयोग के मौजूदा क्षेत्र को देखते हुए आप ये जेएपी को कैसे देख रहे हैं? ये कैसे और बढ़ावा देगा हमारे सुदृढ़ होते संबंधों को? देखिए, सबसे अच्छी बात जो मैं समझता हूं कि ना तो ये खाली एक ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हो गया
कि भाई फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी 1 साल 2 साल जब भी होगी। और इसके साथ साथ हमारे साथ में मैं समझता हूं कि नेक्स्ट स्टेप होगा इंडो गल्फ फोरम, डायलॉग फोरम, इस तरह के स्ट्रेटेजिक का वो बनेगा। तीसरा मैं समझता हूं कि इन्होंने चूंकि जॉइंट एक्शन प्लान बनाया है उसके अंदर में जैसा मैंने कहा कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कोई एक्शन प्लान भी दिया है जो सबको बड़ा पसंद आया और प्रैक्टिकल है। तो देखिए ये जो चले आ रही है, फूड सिक्योरिटी की बात हुई, एनर्जी सिक्योरिटी की बात हुई, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हुई, इन सब में सारे देशों की ज्वाइंट एक एफर्ट रहेगी तो ये बहुत ज्यादा कामदायक होगी। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, हाइड्रोजन मिशन हो गया, आपका स्पेस क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, ये सारे मुल्क जो है बहुत एडवांस्ड है और उनके पास पैसा है, वो ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को लाना चाहते हैं। तो हमारा टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन इन मुल्कों के साथ बढ़ सकता है, उनका इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ सकता है, तो हमारे लिए वो भी फायदे की बात है। तीसरे मुल्कों में हम साथ काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें। दूसरा हम ये कि उनके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा मैंने कहा हम नेगोशिएट कर रहे हैं, अगर वो जल्दी से हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात होगी। तीसरी चीज आपने सुना होगा एक आईमैक कॉरिडोर था जिसको जो G20 के बीटेक समिट के बाद वक्त में पिछले सितंबर में साइन हुआ। उसके अंदर में यूएई और सऊदी अरेबिया, इजराइल और जॉर्डन 4 मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं जो उसके अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व है, लेकिन उसका फायदा सारे मुल्कों को। अम्बेसडर त्रिगुनायत, आपका अब मैं ध्यान लाना चाहूंगी डॉक्टर जयशंकर के उस स्टेटमेंट पे जहां पे उन्होंने गाजा में युद्ध विराम का आह्वान किया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापित करने में जीसीसी क्या भूमिका निभा सकती है आपके विचार में? इस वक्त में जीसीसी का एक कंट्री है वो और इजिप्ट, 2 कंट्रीज अमेरिका के साथ मिलकर के जो पीस और सीज फायर प्रपोजल के बारे में पूरी बातचीत कर रहा है। जहां तक और बाकी कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया की, तो उनका 2002 का जिसके अंदर कंडीशंस हैं वो कंडीशन मिलेंगी तब जाके एक स्टेट पैलेस्टीनियन स्टेट बनेगी और इजराइल को रिकॉग्नाइज होगा उसमें। तो मेरा मानना यह है कि ये सारे मुल्क ओपनली जो है उसके खिलाफ हैं टेररिज्म के, लेकिन वो सब चाहते हैं कि एक पैलेस्टीनियन स्टेट बने जो वायबल हो, सॉवरेन हो, और इंडिया भी यही चाहता है। इसलिए जो ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर वहां हो रहा है, कैटास्ट्रोफी हो रहा है, उसको डॉक्टर जयशंकर ने पूरी तरह कहा कि सीज फायर तुरंत होना चाहिए। तो उसमें भारत अपनी तरफ से पूरी भूमिका निभा रहा है। जीसीसी कंट्री सब इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है, वो अमेरिका के साथ में भी, पैलेस्टीन के साथ में भी, और कुछ कंट्री उसमें हमास के साथ भी रिश्ता रखते हैं तो उनके साथ में भी, और बाकी इजराइल के साथ में बातचीत चलती रहती है, तो भारत की भी चलती रहती है। अम्बेसडर त्रिगुनायत, आखिर में मैं आपसे संक्षेप में ये जानना चाहूंगी, खाड़ी देशों के साथ भारत का जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो किस तरीके की भूमिका निभाता है हमारे रिश्तों को और प्रगाढ़ करने में? देखिए 2 चीजें हैं। एक तो यह है कि हमारे बहुत सारे भारतीय वहां रहते हैं। मैं आप सोचिए यूएई अलोन में अकेले में 3.3 मिलियन लोग रहते हैं, 1/3, और वो वहां पे सालों से रह रहे हैं। और उससे पहले जब आपको देखा होगा कि ट्रेड हमारा हुआ था हजारों साल पहले से, तब से चला आ रहा है वहां पे ट्रेड। तो उसमें वहां बहुत सारे लोग बस भी गए थे जो रहते हैं वहां पर। तो पीपल टू पीपल कनेक्ट, जैसा मैंने कहा कि कल्चरल कनेक्ट रहा है हमारा, ट्रेडिंग कनेक्ट उन कंट्रीज के साथ में रहा है। आप ये सोच लीजिए कि कुछ साल पहले तक इंडियन रुपी लीगल टेंडर था वहां पे 1970s तक इन सब कंट्रीज के अंदर। अब आज की डेट में वही चीज दूसरी तरह से आ रही है, वो यूपीआई के तौर में आए, डिजिटल रुपी के रूप में आए, एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। इंडियन रुपी या उनका जो दिरहम या रियाल है उनके साथ ट्रेड होने की बात हो, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये कि वहां के ज्यादा से ज्यादा लोग जो पुराने थे उन सबका इंडिया के साथ एक बड़ा कनेक्शन था। अभी इसी लेट 20th सेंचुरी में भी वहां के जो लीडर्स थे वो भारत के साथ बहुत कनेक्टेड थे और रहे हैं, और आज भी वो लोग भारत को एक बड़े अच्छी तरह से देखते हैं। और इसलिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस है भारत के अंदर कि एक ऐसी पावर है जो दुनिया का भला चाहती है और भला करेगी। अम्बेसडर त्रिगुनायत, आपने अपना समय हमें दिया इस चर्चा के लिए, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे खाड़ी सहयोग परिषद देशों के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल कुमार त्रिगुनायत। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।